न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और इस समय आप देखेंगे एक खास बातचीत मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी के साथ में। कठेरिया जी अक्सर विवादों में रहते हैं और आज भी विवाद में थे। आरोप यह है कि उन्होंने हेट स्पीच यानी भड़काने वाला एक भाषण दिया अभी कुछ दिनों पहले आगरा में। कठेरिया जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। और मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल कि क्या आपने सचमुच वहां भड़काने वाला भाषण दिया था? देखिए, मैंने कोई भी न तो भड़काने वाला भाषण दिया और जो कुछ समाचार पत्रों में छपा है, कुछ में नहीं, एक में छपा था, वो ऐसा मैंने बोला है। आगरा से सांसद हूँ और आगरा में जिस तरह की घटना घटी और वहाँ किसी की भी घटना घटे, हिंदू की घटे, मुसलमान की घटे, क्योंकि मैं सबका सांसद हूँ तो सबके सुख दुख में मैं जाता हूँ। और जो एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें एक दलित नौजवान अरुण कोरी की हत्या हुई, बाजार में हत्या हुई, दिन दहाड़े 11 बजे हत्या हुई, पूजा करके लौट रहा था तब हत्या हुई और समाज ने एक शोक सभा रखी थी जिसमें सारे समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग थे। उस शोक सभा में जो मैंने बोला है वो केवल शोक संवेदना व्यक्त की है और उस शोक संवेदना के साथ साथ मैंने सब लोगों से अपने भाषण से पहले बीच में उठकर लोगों से अपील भी की है और एक बार मैं मंच से उतर करके नीचे भी बैठा हूं। चूंकि वहां से सांसद हूं इसलिए मैं गया था, लेकिन मैंने किसी भी वर्ग का नाम, किसी समुदाय का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और ना किसी को ठेस पहुंचाई। आपने कहा कि आपने भड़काने वाला भाषण नहीं दिया। मेरे पास एक ट्रांसक्रिप्शन है जिसमें आपने जो कहा है उसको रखने की कोशिश की गई है। आप ये इस ट्रांसक्रिप्शन के मुताबिक आपने वहाँ कहा, हिंदू समुदाय के खिलाफ यह षड्यंत्र किया जा रहा है। इसे पहचानने के लिए हमें अलर्ट रहना होगा और खुद को मजबूत करना होगा। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा क्योंकि अगर हम इसे नहीं करते हैं तो आज हमने एक अरुण को खोया है और कल कोई दूसरा अरुण होगा। हत्यारों को भी मरना होगा, हमें ऐसा उदाहरण पेश करना होगा। इसमें हत्यारों को जो मरना होगा, ये बात लगती है कि भड़काने की बात? हत्यारों को मरना होगा पूरी तरह गलत। ये आपने नहीं कहा? नहीं बोला, पूरी तरह गलत जी। हमने जरूर ये बोला कि जानबूझकर कुछ शक्तियां हिंदू समाज के ऊपर प्रश्न उठा रही हैं, इसलिए हिंदू समाज को संगठित, अपनी रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। संगठित होने की बात तो ठीक है, हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए और अपनी रक्षा करना चाहिए बोला है, लेकिन किसी का बदला लेना चाहिए, हत्यारों को फांसी की सजा मिले ये भी बोला है। वो तो कानूनी प्रक्रिया हुई। दूसरा अरुण मरे उससे पहले इनको जाना चाहिए। जाना चाहिए का मतलब उनको सजा मिले, जेल जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो अखबार ने छापा पूरी तरह गलत छापा, उसको तोड़ मरोड़ के छापा? बिल्कुल। लेकिन और मैं एक जानकारी आपको देता हूं, आगरा में अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो वहां के अखबार हैं, किसी ने भी कुछ नहीं छापा इस संदर्भ में। केवल एक हमारे मित्र हैं जिस इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, वो हमारे कुरैशी साहब हैं और उन्होंने लिखा है, तो मैं निश्चित रूप से विधिक राय ले रहा हूँ। उसमें कानूनी राय लेकर आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी में एक जगह आप और कहते हैं कि प्रशासन ये न समझे कि मंत्री बनने से मेरे हाथ बंध गए हैं। वे भी, यानी मैं भी कभी लाठी डंडा लेकर चलता था। मैंने बोला, हमारे वहाँ इसी प्रकरण पर आगरा के प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को पिटाई की, थाने में बंद किया, लाठीचार्ज किया। तो उसके संदर्भ में मैंने प्रशासन को बोला कि जब आज मैं मंत्री हूं इसलिए हम कानून से हमारे हाथ बंधे हैं। जब मैं सांसद था तब मैं पुलिस
से संघर्ष करने के लिए मैं भी लाठी लेकर चलता था, ये बोला। मतलब ये पुरानी बात हो था गई। लगा था लगा उसमें। हुआ है जी, हाँ, बिल्कुल था लगा हुआ है। सांसद था उसके विषय में बोला। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें जो आप बातें कर रहे हैं उससे हिंदू भड़क सकते हैं एक खास समुदाय के खिलाफ? नहीं बोले ही नहीं, ऐसा नहीं बोला कि हिंदू संगठित हो जाएं अपनी सुरक्षा अपनी के लिए रक्षा तैयार के हैं। लिए, जी, अपनी रक्षा और रक्षा के लिए संगठित होना। मैं आज भी बोल रहा हूं, किसी पर यदि अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है किसी समाज पर, तो उसको अपनी रक्षा के लिए संगठित होने मैंने बोला। ये जो एक और बात है, जिस मंच पर आप वहां थे, वहां एक और सांसद आपकी पार्टी के चौधरी बाबूलाल और साध्वी प्राची भी थी, और उसी मंच से जो साध्वी प्राची का भाषण था उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सचमुच भड़काऊ था, और उसके कुछ हिस्से तो हैं मेरे पास, लेकिन मैं उसको यहाँ पढ़ भी नहीं सकता। देखिए, जो कुछ प्राची ने भाषण दिया है, हम पूरी तरह से उस पर सहमत नहीं हैं। हमारा विरोध था और हम लोगों की कोशिश थी कि वो मंच पर ना आए। इसके बावजूद भी वो कुछ लोगों के हो हल्ला करने पर, प्रेशर बनाने पर वो मंच पर ज़बरदस्ती आईं, और उन्होंने जो कुछ बोला उससे हम पूरी तरह से सहमत नहीं है, असहमत हूँ। और हमने उसको पूरी तरह से, हम उस भाषण जो भी उन्होंने दिया उसके लिए हम कतई उसे स्वीकार की स्थिति में भी नहीं। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, वो देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, प्रशासन पूरी तरह से भेदभाव पूर्ण जो है वह काम करता है। उत्तर प्रदेश की जनता में आक्रोश है। हमें जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल जी ने इस्तीफा मांगा है। इस्तीफा तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब हो गए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके पीछे मैंने क्या बोला, ये कोई विषय ही नहीं है। विषय तो मूल ये है कि जो देश में मोदी जी की सरकार है, उनके कुशल नेतृत्व में जो देश विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें इस विशेष रूप से अभी जो बजट आया है, दलितों का, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, ये मैसेज डाइवर्ट करने की दिशा में कुछ लोग जो सरकार के जो विकास के काम हैं उससे चिंतित हैं, दुखी हैं, वो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार के योजना बना करके ये काम कर रहे हैं। लेकिन आरोप ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए आप लोगों ने वहाँ नफरत फैलाने का काम तेज कर दिया है, ताकि एक सांप्रदायिक तनाव बने और ऐसी स्थिति बने कि पोलराइजेशन हो मतदाताओं का। देखिए, हमारी कभी भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं रही, और कभी हम 3-3, 4-4 बार से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। यदि हमारी यही नियत होती, हमारा यही विचार सोच होता, तो हम पिछले चुनाव में इस तरह सत्ता पाने के लिए कुछ भी हथकंडे अपनाता। लेकिन हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। हमारे न सोच में है, न विचार में है, न कर्म में है। ये जो वो बोल रहे हैं, वो अपना इतिहास देखें और अपनी असलियत समझें कि उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार का जनता में आक्रोश है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार को सोचने की ज़रूरत है, इस्तीफा देने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि वहाँ की सरकार इस्तीफा दे? लेकिन मैं एक बात को समझना चाहता हूँ कि आगरा से लेकर मेरठ और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सांप्रदायिक तनाव यहाँ पर जितना रहता है, बाकी जगहों पे जो थे उनमें बहुत कमी आई है, लेकिन ये इलाका जो है अभी हमेशा तनावपूर्ण रहता है। किसी न किसी बात पर कुछ 2-4-6 महीने में एकदम से आग जो है वो भड़कने लगता है। नहीं, ये तो समझना होगा कि आखिर में ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हालात क्यों बन रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहे हैं। ये तो जानने और समझने का विषय है। नहीं, अगर विकास में खेती का हिस्सा देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बेहतर स्थिति है पूरब से, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से तनाव अचानक भड़क जाता है वो बाकी हिस्सों में पहले था, अब वहाँ कम हुआ है, और ये हिस्सा जो है अचानक लगता है जैसे ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, और कब भड़क जाएगा कुछ कहना मुश्किल। तो ये तो मैं आपको भी शैलेश जी निवेदन करूंगा कि आप इसका अध्ययन करें अपने माध्यम से भी, और कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। एक सांसद के रूप में आपने कुछ न कुछ वहाँ
समझने की कोशिश की होगी कि आखिर वहाँ क्यों हो रहा है ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे आगरा में तो ऐसा आप बहुत दिनों बाद ये घटना घटित हुई है। हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इस तरह की दिन में हत्या करना, बाजार में हत्या करना, पूजा लौटते समय थाली हाथ में घेर घेर के मारना, और वो इसलिए कि वो गौभक्त था। ये जो गौभक्त था उसको मारना और वो उसकी हत्या हो गई, तो न तो अब राहुल जी जा रहे हैं, वो भी दलित की हत्या हुई है, न तो राहुल जी जा रहे हैं, न केजरीवाल जी जा रहे हैं। और जो दलितों की बहुत बड़ी अपने को मसीहा समझती हैं मायावती जी, जो हमसे इस्तीफा की मांग कर रही हैं, उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उनको ये थोड़ा सोचना चाहिए कि जो हैदराबाद में हुआ यूनिवर्सिटी में, वो दुर्भाग्य और दुखद हुआ है। जो उस पर बयान देती हैं, आज भी बयान दे रही, अरे आगरा में दलित की हत्या हुई, उस पर चुप्पी क्यों साधे हो, क्यों नहीं बोल रही हो? हमारी दलित, लेकिन उनका शायद तर्क ये होगा या उनकी तरफ से ये आएगा कि वो तो एक पार्टी के कार्यकर्ता थे और यदि किसी दलित की हत्या होती है, किसी की हत्या होती है और बीजेपी का कोई यदि वहां चला जाए, तो सारे दलों के नेताओं को सांप सूंघ जाता है, संवेदना मर जाती है। यानी जो सामाजिक संवेदना वो मर जाती है। फिर वोट का देखते हैं कि प्लस माइनस वोट कहाँ इससे हमारा कम होगा, ज्यादा होगा, ये आकलन करते हैं। तो आपको लगता है कि कोई स्वस्थ राजनीति नहीं है। आपको लगता है कि नेताओं के जो रिएक्शन है, जो कांग्रेस का रिएक्शन है या जो मायावती जी का रिएक्शन है, वो सारा राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है? निश्चित रूप से एक इर्द गिर्द घूमता है। नहीं तो उनमें हिम्मत हो, मैं कहता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने उन्हें को बुलाता हूं कि जो जिस तरह उस दलित की हत्या हुई है, नौजवान की, बाजार में दिन दहाड़े घेर घेर के मारा गया, उसके घर पर जाकर के संवेदना व्यक्त करने जाएं। ये मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूं। ये देश का बजट इतना अच्छा आया है दलितों के विकास के लिए, किसानों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, उसको डाइवर्ट करने की दिशा में जो विपक्ष हमेशा जिस तरह षड्यंत्र करता रहा है, उसी तरह एक ये जो बयान दिया नहीं है उसको एक बयान मान करके और जो एक प्रोपोगंडा कर रहा है, इससे विपक्ष को समझना चाहिए देश की जो जनता है, उस देश की जनता के हित में जो बजट आया है उस विषय को जनता तक लेकिन जाने दो। मुझे ये बताया गया कि जो वहाँ भाषण आपने दिया था उसका एक टेप या सीडी जो है वो अपनी पार्टी को भी सौंपा है। हमने दिया है, पार्टी नेतृत्व को दिया है जी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हैं कि उसमें ऐसा कोई निश्चिंत है? एक एक शब्द मैंने कोई बदला लेने की बात नहीं कही, किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही, किसी को मारने की बात नहीं कही, कुछ नहीं बोला। ये बोला कि हिंदू समाज को अपनी रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। अच्छा, मैं इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, इस मुद्दे को, कि ऐसा क्यों होता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो है उसके दोनों मंत्री हमेशा अपने बयानों के कारण विवाद में घिरे रहते हैं। अभी स्मृति जी जो हैं वो रोहित मेमुला पर जो उन्होंने बयान दिया, उसके तुरंत बाद डॉक्टर ने सफाई दे दी कि नहीं हम तुरंत पहुंच गए थे, उसकी मां ने अलग से सफाई दे दी और उसके भाई ने भी कहा, एक दोस्त ने भी कहा। तो क्या ऐसा लगता है कि एक पूरी जानकारी इकट्ठा करके या जो राज्यों से सूचना आनी चाहिए, आपके पास पूरी सूचना नहीं आ रही है? नहीं, देखिए वो विषय जो है उसकी भी सच्चाई में जाने की ज़रूरत है। हमने कहा वो दुखद घटना हुई है, लेकिन जिस तरह का रोहित ने पत्र लिखा, जिस तरह की घटना वहाँ घटित हुई और घटना के बाद जिस तरह पत्र लिखा गया और जिस तरह कोर्ट ने कहा, जिस तरह प्रोक्टियल बोर्ड ने डिसीजन लिया, उसमें भी दलित प्रोफेसर थे, वो सारे के सारे प्रसंग में जिस तरह की राजनीति हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे जेएनयू प्रकरण में भी जो कुछ आया, उसमें भी कहीं ना कहीं से ये लगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो जो सही बात है उसको सामने नहीं लाना चाहती, ऐसा आरोप है विपक्ष का। नहीं, हमारे देखिए जेएनयू में जो भी प्रकरण हुआ है वो गृह मंत्रालय उसकी जांच कर रहा है और मैं समझता हूँ कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी। डॉक्टर रामशंकर जी, आप हमेशा विवाद में क्यों रहते हैं? आपको लेकर कहीं ना कहीं से मेरे पास ये एक पूरा लिस्ट है जिसमें कि
कहीं पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके पास 23 मुकदमे हैं आपके खिलाफ, और इसके पहले भी बयान देने के मामले में ख़ास तौर पे मैं कहूँ तो एक बार आपने ये कह दिया कि राहुल जी अगर योग्य होते तो मैं उनको वाइस चांसलर बना देता। देखिए, राहुल जी ने जब ये कहा कि देश में आरएसएस के लोग बीसी बन रहे हैं, भगवाकरण हो रहा है, तब मैंने बोला कि यदि राहुल जी बीसी के योग्य होते और वो आवेदन करते तो उनको बीसी बना देता। इसमें कौन सी गलत बात बोल दी? आपको नहीं लगता कि वो योग्य है? नहीं, वो हमारे पास आवेदन करें तब हम जानेंगे कि वो तब पता करेंगे कि योग्यता है कि नहीं है। आगे हैं कि नहीं। ऐसे ही आवेदन नहीं करेंगे तब तक कैसे मानेंगे? ऐसे ही एक बयान दे दिया आपने कि मायावती जी जो हैं वो तानाशाह हैं। मायावती जी अब दलित नहीं है, ना मायावती अब दलित है, ना उनका भाई दलित है, ना उनका परिवार अब दलित है। क्यों दलित नहीं है? दलित जब थी तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की जो विचार था उसको लेकर के कि उत्तर प्रदेश का दलित आगे बढ़े, ऊंचा उठे, उसका विकास हो, और इसलिए 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या किया? दलित तो उत्तर प्रदेश का वही है, वो कितनी ऊंची उठ गई है, उनका भाई कितना ऊंचा उठ गया, उनका परिवार कितना ऊंचा उठ गया, इसका नापना भी बड़ा कठिन होगा। लेकिन आर्थिक रूप से भले ही वो आप उनकी पार्टी को या उनको संपन्न कह सकते हैं, उनका भी कहना है कि लोग उनको बहुत खुलकर दान देते हैं और उन्होंने इनकम टैक्स को भी बता दिया है। लेकिन जो हमारा जो सामाजिक और जातीय समीकरण है उसके हिसाब से तो वो आज भी दलित हैं ही। अरे सामाजिक व्यवस्था में क्या है? सामाजिक व्यवस्था के सामाजिक मूल्य भी तो हैं। कौन से सामाजिक मूल्यों को मायावती जी स्वीकार कर रही हैं? कौन से सामाजिक मूल्यों की व्यवस्था बना रही हैं? सामाजिक मूल्यों की, सामाजिक संपैथी की यदि संवेदना है तो उनको मैं आगरा बुला रहा हूं कि जाएं, वो अरुण माहौर के घर जाएं और उसके परिवार को सांत्वना दें। लेकिन ये एक राजनीतिक मुश्किल भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो वहां जाएं और फिर आपकी पार्टी के लोग ही खिलाफ हो जाएं। नहीं, हमारे पार्टी कुछ नहीं कहेंगे, पार्टी के लोग स्वागत करेंगे, जाएं दो। मैं एक जो आपके ऊपर कई तरह की बातें, कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं। एक बात कहते हैं लोग कि अब आगरा विश्वविद्यालय में आप पढ़ाते नहीं, लेकिन आप वेतन वहां से ले रहे हैं। अरे वो तो विषय सांसद के समय का था, मंत्री से तो छुट्टी ले ली है। तब सांसद के समय का था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जितने लोग आमतौर पे जो लोग सांसद रहते हैं वो लेते ही रहते हैं। मेरे सामने ये रखा गया है, इसलिए मैंने सोचा आज मौका है हम उसको पूछ ही लें। तब से छुट्टी ले ली है आपने। मैं अब आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूं जिससे हम आपके व्यक्तित्व को समझ सकें। आपको गुस्सा कब आता है? नहीं, गलत बात पर गुस्सा जरूर आता। किस तरह की गलत बात? यही हो रहा गलत। देश में कुछ लोग, जो कुछ हो रहा है देश में, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद पहली बार इस प्रकार की सरकार जो नीचे जमीन पर काम कर रही है, जो देश को एक स्वावलंबी भारत और एक स्वाभिमानी भारत बने उस दिशा में काम कर रही है, और समर्पित भाव से पूरी टीम, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है, उसको कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। और इसलिए विशेष रूप से गांव, पूरे देश में जो गरीबी है, आखिर में गरीबी का कारण कौन है, दोषी कौन है? कांग्रेस सरकार अभी तक रही, कांग्रेस दोषी है। अब कहीं गरीबों का उत्थान न हो जाए, गरीबों का विकास न हो जाए, देश आगे न बढ़ जाए, देश स्वाभिमानी न बन जाए, और इसलिए तरह तरह के जानबूझ करके देश के अंदर कुछ शक्तियां जानबूझ करके झूठे इस तरह के षड्यंत्र को हवा देते हैं। कठिन जी, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको समझते हैं कि वो आपसे पूरी तरह से नफरत करता है? नहीं, हमसे व्यक्तिगत रूप से जी नहीं, हमसे कोई नफरत नहीं। कोई नहीं करता। आप किसी से नफरत करते हैं? मैं भी नहीं करता हूँ। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। आपने कई लोगों के नाम लिए और उनके जो कामकाज हैं या उनकी जो जीवन शैली है उस पर आरोप भी लगाया। क्या आप व्यक्तिगत क्यों लगाया? व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक तौर पर आपको लगता है कि वो सारे लोग जो हैं? राजनीतिक रूप से तो हम लोग एक दूसरे के बारे में जो सच्चाई बोलते हैं। एक चर्चा ये भी है कि आपको इतना ज़्यादा घेरने की कोशिश इसलिए
की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी तेजी से तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम आरोपों के बावजूद एक स्वीकार्य नेता के रूप में आप उत्तर प्रदेश में उभर रहे हैं, और इसलिए कुछ लोग जो हैं आपको आरोपों में घेर कर रखना चाहते हैं, और उसमें आपकी पार्टी के भी कुछ लोग हैं। देखिए, ये बात से हम पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। विपक्ष का काम है वो अपना इस तरह के झूठे विषयों को लेकर के और विवाद में डालने के लिए किसी को भी कर सकते हैं, किसी के विषय को उठा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सच्चाई सच्चाई होती है। एक दो चीज़ें जो मेरे पास है अनऑफिशियल हैं, लेकिन इनमें से जो बातें निकल के आती हैं कि खुद आपकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप और किसी बड़े पद के दावेदार न बन जाए। नहीं, मैं तो सामान्य गांव का रहने वाला सामान्य हूँ। मैं खुद दलित हूँ और पार्टी ने मुझे यहाँ तक मुझे अवसर दिया है, तो पार्टी ने दिया है। हमारी कोई इतनी क्षमता नहीं थी, क्षमता से ज़्यादा दिया है। तो जाहिर है कुछ लोग जो है आपसे पार्टी के अंदर भी जलते होंगे। नहीं, मैं ऐसा मानता नहीं। और जलने वाले आपके का विरोध करते होंगे। नहीं, मैं मानता नहीं ऐसा। लेकिन ये सतह के नीचे से खबरें रहती हैं कि आपके खिलाफ भी एक लॉबी पार्टी के अंदर है। नहीं, हमारी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मेरे खिलाफ पार्टी में कोई लॉबी करे। ऐसा आपको लगता है? हाँ, लेकिन लोगों को तो लग रहा है कि आप प्रदेश के आप युवा हैं, पार्टी लाइन को पर चलते हैं। मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं, इतना बड़ा कद नहीं कि मेरे लिए कोई दूसरा ऐसा सोच है। तमाम विरोधों के बावजूद आपने दूसरी बार चुनाव जीता आगरा से, जो बहुत कठिन कंस्टिट्यूंसी मानी जाती थी बीजेपी के लिए, तो वहां से जीते हैं। नहीं, देखिए, चुनाव जीतना ये हमारी पार्टी की प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति जो जनता का विश्वास है उसके कारण जीता। ये जो आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं, उनमें से एक आरोप है कि आपने जो है शिक्षक, जब आप विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए आपने जो प्रमाण पत्र दिया, सबको सारे कोर्टों से, सारे सरकारों से जांच हो गई है और उसमें कहीं कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, यानी फर्जी था इसी तरह का। तो ये 23 मामले बता रहे हैं। 23 मामले। जब मैं सांसद था तो अपने लोकसभा में जनता के लिए मैंने जो प्रदर्शन करता था, धरना देता था न्याय के लिए, और उसमें मायावती जी की सरकार थी। मायावती जी ने मेरे ऊपर 28 मुकदमे लगाए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब से मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने 28 मुकदमा लगाए मेरे ऊपर। और वो कौन से लगाए? वो इसी तरह के। हमने कभी कुछ नहीं किया, कभी तोड़ फोड़ नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहीं हम यदि शांतिपूर्वक भी बैठे तब भी उसके ऊपर मुकदमा कर दिया उन्होंने। अब जनता की लड़ाई के मुकदमे। एक नज़र हम डालते हैं इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में कि कितने कितने विवाद एचआरडी मिनिस्ट्री में चलते रहते हैं। आप के सामने मैं रखता हूं कि आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद आप आएँ तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट अनिल काकोदकर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने कहा कि एचआरडी मिनिस्ट्री में नहीं काम करना है, हमको हमारे मूल विभाग में भेज दीजिए। इसके बाद आईआईटी मद्रास, वहाँ पर जो है डिस्कशन फोरम जो है उसको बंद कर दिया गया। तो इस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें, सारा जो कंट्रोवर्सी है वो सिर्फ एचआरडी मिनिस्ट्री को लेकर के चलती रहती है। तो आखिरकार क्या कारण है? मुझे लगता है कि विवादों के मामले में मोदी जी की सरकार में सबसे ऊपर एचआरडी मिनिस्ट्री। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं। आपको एक ये जो आरोप है, अब मैं फिर और सवाल को सीधा कर देता हूं कि आरोप ये है कि देश के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनको आप एक खास आइडियोलॉजी से, जाहिर है कि अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से और आरएसएस की आइडियोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं। देखिए, हमारी मंत्री जी ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया, और आपने कहा कि आरएसएस लॉबी जो है जोड़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। आरएसएस देश में देशभक्तों का संगठन है। यदि आरएसएस का कार्यकर्ता आरएसएस का भी योग्य होगा तो निश्चित रूप से योग्यता के आधार पर मौका मिलेगा। जो आरएसएस का नहीं होगा उसे भी मौका मिलेगा, लेकिन आरएसएस का है इसलिए वो वंचित नहीं है।
आजकल उपेक्षित नहीं है वो, आजकल उसको जिस अलग नहीं किया जा सकता है। और कोई यदि भगवा करण और आरएसएस का नाम लेके डरवाना चाहे तो डरेंगे भी नहीं। यदि योग्य है तो स्वागत करेंगे। लेकिन ये विवाद तो और बढ़ेगा, क्योंकि जगह जगह संस्थानों में जो वाइस चांसलर, डायरेक्टर, ये सब आप हमने कोई अपॉइंट नहीं कर रहे हटाए, हैं। जो कांग्रेस ने लगाए थे हम इतना छोटे दिल से नहीं काम करते। लेकिन लोग खुद ही रिजाइन करके जा रहे हैं, नहीं, रिजाइन करना वो परिस्थितियां क्या है वो अलग विषय। और सब लोगों ने आरोप लगाया है कि हमें कहीं ना कहीं से दबाव डाला जा रहा है हमारे कि यहाँ हम कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का किसी पर कोई प्रेशर नहीं। यानी आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए कोई जगह नहीं हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। मैं अब एक आखिरी सवाल फिर से करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और जाहिर है कि बीजेपी के पास कोई नया चेहरा, कोई यंग फेस नहीं है जिसको सामने करके और वो चुनाव मैदान में उतरे और जो युवा शक्ति है उसको अपनी तरफ कर सके, वहाँ जो थोड़ा बहुत जातीय समीकरण है उसको बैलेंस कर सके, खासतौर पे जो दलित हैं उनको अपने करीब ला सके। देखिए, तो ये चर्चा होती रहती है कि आपको उत्तर प्रदेश का नेतृत्व सौंपा जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। और जहाँ तक दलितों की बात है तो उत्तर प्रदेश में जो दलित समाज है, मायावती जी को कई बार देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से अब की बार दलित समाज साथ देगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कई राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें ये देखा गया कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को, मोदी जी को समर्थन दिया था, उन्हीं लोगों ने जब राज्य का चुनाव हुआ तो अलग हट गए। मैं उत्तर प्रदेश के दलितों के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि काफ़ी एक एहसास था कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। जाहिर है कि 73 सीटें ऐसे नहीं आ सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो अपना चुनाव आएगा वहाँ पर जो क्षेत्रीय समीकरण है जिसमें मायावती जी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और ऐसा माना जाता है कि दलित जो हैं वो आज भी उन पर बहुत भरोसा करते हैं। नहीं, दलित, ये कहना मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में दलित पूरी तरह से मायावती जी के साथ है। और ये सही बात है कि लोकसभा के चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा था उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव देश की जनता पर था, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, और जिसके कारण हम इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीत करके आए हैं। और मुझे लगता है कि वही परिणाम विधानसभा के चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आएगा। कठेरिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अभी हमारी बातचीत हो रही थी मानव संसाधन विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी से। अभी अपने साथ जुड़े हुए कई विवादों पर उन्होंने सफाई पेश की और यह भी बताया कि दरअसल उनके जो बयान थे वो विवादास्पद नहीं थे। इस पर बहस और चर्चा अभी जारी रहेगी। ये प्रोग्राम यहीं तक, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।